हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो ये है विभेदन क्षमता। किसी भी टेलीस्कोप के लिए विभेदन क्षमता, उसकी क्षमता की बात करें, उसकी औकात की बात करें, उसके पावर की बात करें तो ये क्या होगा। दो अगर पास पास कोई वस्तुएं रखी गई हैं तो उन्हें अलग अलग दिखाने की जो क्षमता है उसे ही कहा जाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीजों को देखा जाएगा, जैसे स्टार्स को। दो दूर के स्टार अगर हैं तो स्टार को देखने के लिए, उन्हें अलग अलग देखने के लिए, सेपरेट करने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाएगा। तो अब रिजॉल्विंग पावर पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करें तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उन दोनों के बीच का वो कम से कम डिस्टेंस, या एंगल के एंगुलर डिस्टेंस की बात करें या लीनियर डिस्टेंस की बात करें, तो वो कम से कम सेपरेशन जहां तक उन्हें जस्ट रिजॉल्व किया जा सकता है उसे ही कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस या वो मिनिमम एंगल जो उस पे सबटेंड हो रहा है उसकी वजह से अगर उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वो मिनिमम एंगल जहां तक उसे रिजॉल्व किया जा सकता है वही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोनों मैक्सिमा और नजदीक आ जाएंगे और दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, जो उनके इसकी वजह से दोनों की इंटेंसिटी बढ़ के एक थर्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी और उन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है या सेपरेट नहीं किया जा सकता, नॉट रिजॉल्व्ड की कंडीशन है। तो इससे पहले रेले क्राइटेरिया में तीन कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। वेल रिजॉल्व, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत दूर हों या इतना दूर हो कि उन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सके, तो उसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। दूसरा ये कि अगर उन्हें पास किया जाए, पास लाते लाते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम जो एंगल सबटेंड हो रहा है, अगर वो एंगल वो मिनिमम इतना हो जाए कि वो जस्ट सेपरेट हो, मतलब उसके बाद उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, वही उनकी कहलाता है लिमिट, सीमा। उसके बाद उन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जैसे अगर हम बात करें, इस प्रकार से कोई टेलीस्कोप का अपर्चर ले लिया गया, या इधर अगर ये मान लिया गया ये कोई टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप के लिए अपर्चर हो गया, और अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है, कोई स्टार है, क्या ये स्टार, कोई स्टार इस टाइप से बहुत दूरी पर रखा हुआ है, अगर अब रखा हुआ क्या है, सिचुएटेड है वहां। अब उसके बाद अगर यहां से देखा जाए इसे और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, वो भी इसके पास है, ऑब्जेक्ट में भी दूसरा ऑब्जेक्ट भी स्टार ही रहेगा। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब दोनों स्टार हो गए जो बहुत दूर हैं। तो इन दोनों को अगर देखना है हमें, तो देखने की अगर बात करें, ये हो गया मान लिया गया ओ, ऑब्जेक्ट ओ मतलब फर्स्ट स्टार। ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट ओ डैश मतलब सेकेंड स्टार। इन दोनों से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का इमेज बनेगा। फर्स्ट स्टार का जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है, मान लिया गया। दूसरे स्टार का जो इमेज है वो इन दोनों की वजह, इस स्टार का जो ओडैस है, ओडैस का इमेज मान लिया गया इसकी वजह से यहां बन रहा है, इस टाइप से। तो इसका जो इमेज है, ओ का जो इमेज है उसे क्या लिया गया आई, और जो ओ डैश स्टार है, सेकेंड स्टार है, इसका जो इमेज है इसे क्या लिया गया आई डैश। तो इन दोनों का बनाया जा सकता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, और डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर ड्रॉ करें, इस साइड अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा इन दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद मिनिमास बनते जाएंगे, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे। और इस वाले के लिए अगर बात करें तो इन दोनों के लिए, इसके लिए मैक्सिमा की बात करें तो इसका मैक्सिमा यहाँ पे हो गया, इसका सेंट्रल मैक्सिमा ये ड्रॉ कर लिया गया।
तो इन दोनों की बात करें तो रेले क्राइटेरिया में हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़े हैं, जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। जस्ट रिजॉल्व कंडीशन क्या है? जस्ट रिजॉल्व कंडीशन ये कि अगर ये दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाए गए हैं और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो फर्स्ट अगर इसकी बात करें, ये मान लिया गया फर्स्ट है, ये सेकंड के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। तो इन दोनों के इमेजेस का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बना लिया गया। फर्स्ट वाले के लिए अगर बात करें तो ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है। तो रेले क्राइटेरिया में यही कहा गया है कि अगर जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है या फिर जो इमेज का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, अगर उसका सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंड वाले स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करता है, तो यहाँ तक इन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है, यहाँ तक इन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम हुआ, वेवलेंथ और डिफरेंस जो वेवलेंथ में और कम हुआ, तो इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। वो कंडीशन आती है नॉट रिजॉल्व्ड की। तो ये कंडीशन जो है, मतलब जब पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा, तो या वाइस वर्सा, इसका ठीक अपोजिट कंडीशन होगा, दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट वाले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा, तब तक दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है। और ये कंडीशन कही जाती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। तो इसी को कहा जाता है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल सबटेंड होगा, यहाँ मान लिया गया अल्फा, इधर मान ले थीटा या डी थीटा, तो यहाँ तक इसी एंगल तक इन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी एंगल को कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब इन दोनों के बीच का वो कम से कम एंगल कहें, जब तक इन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है, वही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसे लिख भी दिया गया, इट इज डिफाइंड एज द एंगल डी थीटा सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बाई 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर जस्ट सीन सेपरेट, जिन्हें क्या किया जा सकता है, तुरंत जस्ट सीन सेपरेट किया जा सकता है व्हेन सीन थ्रू इट। मतलब इस टेलीस्कोप से देखने पे उन्हें जब तक केवल जस्ट सेपरेट किया जा सकता है, उसके बाद अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और कम किया जाए तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों स्टार्स को सेपरेट नहीं किया जा पाएगा, और ये कंडीशन कही जाएगी नॉट रिजॉल्व। यहाँ तक तो वो इन दोनों के बीच का वो मिनिमम एंगल या ये एंगल जहां तक इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, वही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर जो ऑब्जेक्ट का होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप या किसी भी डिवाइस का, तो इंस्ट्रूमेंट का, तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल। मतलब 1 बाई, अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को थीटा या डी थीटा से लिखें तो ये होगा रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या फिर 1 बाई डी थीटा। यही डी थीटा है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा पास के चीजों को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टेलीस्कोप अलग अलग दिखा पा रहा है, तो मतलब उसकी क्षमता अधिक है। बात भी सही है कि अगर बहुत पास ऑब्जेक्ट्स हैं तब भी अगर कोई टेलीस्कोप उन्हें अलग अलग कर पा रहा है, अलग अलग करके उनका इमेज बना पा रहा है, तो उसकी औकात, उसकी क्षमता ज्यादा रहेगी। और अगर पास पास की बहुत दूर दूर की चीजें हैं तो उन्हें तो ऐसे भी आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप की ज्यादा होगी जो अत्यंत पास की चीजों को भी सेपरेट करके दिखा पाए। तो अत्यंत पास की चीजों को सेपरेट करके दिखा पाए मतलब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास पास हैं, अगर उन्हें भी ये सेपरेट कर ले रहा है तो इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। और अगर दूर दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेपरेट करें तो इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं हुई। तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का कब मैक्सिमम होगा, जो जब वो अत्यंत पास की चीजों को भी सेपरेट कर ले। और कितने पास तक वो चीजों को सेपरेट कर पाएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तक। तो वो लिमिट जहां तक वो चीजों को अलग अलग सेपरेट करके मतलब जस्ट रिजॉल्व दिखा पाए, वही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसे रेले क्राइटेरिया में पढ़ा जा चुका है। अब इसके लिए हमें डी थीटा के लिए प्रूफ करना होगा टेलीस्कोप के लिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो 1.22 लेमडा बाई डी है, जहां लेमडा वेवलेंथ है और डी है डायमीटर ऑफ अपर्चर या सर्कुलर अपर्चर। तो उसके लिए हम लोग डायग्राम बना के उसे समझते हैं। उसकी वैल्यू पहले डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टेलीस्कोप का ये कोई ऑब्जेक्टिव ए बी बना लिए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्टार हो गया, इसके लिए इमेज हम लोग बना रहे हैं।
तो अगर बात करें कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है, इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, इनकी वजह से इस पर कोई इमेज बन रहा है। इमेज आई जो है वो मान लिया गया P1 पोजीशन पे बन रहा है, फर्स्ट पोजीशन मान लिया गया P1। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार है, बहुत दूर रखा हुआ, बहुत दूर है, ये सिचुएटेड है, और ये ओ ऑब्जेक्ट ओ हो गया, यहाँ से पैरेलल लाइंस आ रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, इसकी वजह से ये P1 पर सेंट्रल मैक्सिमा इसका बन रहा है और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। अब मान लिया गया कोई एक और ऑब्जेक्ट है O डैश, दूसरा स्टार हो गया, ये हो गया O डैश। इसके लिए मान लिया गया यहाँ से रेज आ रही हैं, इन्हें अगर चाहें तो डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डॉटेड लाइन से बना दिया गया, यहाँ से रेज आ रही हैं। अब कहाँ से आ रही हैं? O डैश से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही O डैश से आ रही होंगी। ये मिड पॉइंट में भी यहाँ से, इसे नहीं बना रहे, केवल इन्हीं दो को बना रहे हैं। ये हो गया O से ये पैरेलल लाइंस जा रही थी और इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ P1 बन रहा था। उसके बाद दूसरी बात करें, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा स्टार जो है वो O डैश है। O डैश से ये पैरेलल लाइंस आ रही थी और ये फिर उसके बाद डिफ्रैक्ट होंगी और यहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ पे आके, या इसे भी डॉटेड लाइन से दिखा दें या दूसरे कलर से इसे रिप्रेजेंट कर दें, इस टाइप से। तो एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इस टाइप से। तो इन दोनों का ये पैटर्न बना दिया गया। इस पॉइंट पे मान लिया गया जो इमेज बन रहा है वो हो गया P2 पॉइंट पे। तो P1 और P2 दो हो गया। ऑब्जेक्ट O के लिए अगर फर्स्ट इमेज की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट O है उसके लिए ये बन रहा था P1 पे, और जो ऑब्जेक्ट O डैश है उसके लिए ये लाइट इस प्रकार से जा रही है रेज, और ये डिफ्रैक्ट होके यहाँ P2 पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर मान लिया गया इन दोनों के बीच जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करूं, ये हो गया एंगल इन दोनों के बीच डी थीटा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डी थीटा होगा। अब उसके बाद पाथ डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो हमें फाइंड करना होगा पाथ डिफरेंस। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन में जब ये पैरेलल लाइंस ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ से देखा जाए, इस पॉइंट को A मानते हैं, तो A से लाइट ट्रेवल कर रही है P1 पॉइंट पर, फिर B से लाइट ट्रेवल कर रही है P1 पॉइंट पर। तो A P1 और B P1 दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों में पाथ डिफरेंस है 0, इस वजह से यहाँ फॉर्म हो गया सेंट्रल मैक्सिमा और इन दोनों के बीच हो गया पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0। लेकिन सेकंड कंडीशन में देखा जाए, जब O डैश से ये रेज जा रही है तो यहाँ इंसिडेंट होने के बाद अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है वो कम है, A P2 की वैल्यू कम है, और यहाँ से देखा जाए तो B P2 की वैल्यू ज्यादा है। अगर इससे इस पे परपेंडिकुलर एक बनाया जाए, और इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है N से, या A B है तो ये इसे C से रिप्रेजेंट कर दी, ये हो गया पॉइंट C। तो अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये लाइट इसके बाद और यहाँ के बाद दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर इसमें बात करें, इस प्रकार से बना लिया गया, ये ट्रायंगल बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसकी वैल्यू सिमेट्री से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हो गई एंगल की डी थीटा, और ये जो वैल्यू है B से लेके C तक, यही है पाथ डिफरेंस, इतना ही पाथ इसका, इसके द्वारा ट्रेवल्ड पाथ जो B से P2 तक रेज जा रही है, इसके द्वारा इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, मतलब यही हो गया इसके लिए पाथ डिफरेंस। तो हम लोग डायग्राम बना लिए। डायग्राम में क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दोनों में पाथ डिफरेंस 0 है, P1 बन गया, P1 पे ये दोनों इंटरफेयर करें, वहां पे उसका इमेज बन गया। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है O डैश, O डैश की वजह से ये डी थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद इस ये जो है इमेज फॉर्म कर रहा है P2 पर। इन दोनों को रिजॉल्व करना है, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से A P2 की वैल्यू और यहाँ से C P2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है B से लेके C तक, इसी को कहा गया है पाथ डिफरेंस, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। इन दोनों को कब, इन ऑब्जेक्ट्स O और O डैश को कब तक रिजॉल्व किया जा सकता है,
रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन दोनों को तब तक रिजॉल्व किया जा सकता है जब तक फर्स्ट वाले का सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड वाले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे। मतलब ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर इसकी बात करें तो इस कंडीशन तक, मतलब इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये इस वाले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है और इस वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उस P2 वाले सेकेंड वाले इमेज के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। इस प्रकार से इन दोनों का पैटर्न बना दिया गया। ये कब की कंडीशन है? जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन। तो रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को तब तक रिजॉल्व किया जा सकता है जब तक फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे, तब तक इन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन और कम होता है तो इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ तक इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर अब इसके लिए पाथ डिफरेंस के वैल्यू की फाइंड बात करें तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वही है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया BC, जिसकी वैल्यू क्या है BP2 माइनस AP2 और BP2 माइनस AP2 की वैल्यू है BC। मतलब इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी यहां से यहां तक। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसके लिए हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डी थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये बी सी अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू है डायमीटर ऑफ अपर्चर जो रखा गया स्मॉल डी। तो अगर यहां से BC मतलब पाथ डिफरेंस की बात करें तो, या फिर एक और टर्म जानते हैं साइन थीटा के लिए, अगर एंगल बहुत कम हो, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है थीटा, तो साइन डी थीटा भी लिखा जा सकता है डी थीटा। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी? साइन डी थीटा की जगह लिखा जा सकता है डी थीटा इज इक्वल टू बी सी, जो कि पाथ डिफरेंस है अपॉन स्मॉल डी, और पाथ डिफरेंस बी सी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है डी इंटू, सॉरी ये डी थीटा और ये डी कोलैप्स कर जाएंगे दोनों, तो नहीं रहने दिया जाए, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू डी थीटा, ये या फिर इसे कैपिटल डी लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर यहाँ पे लिख दिया गया। इस टेलीस्कोप के लिए जो अपर्चर हो गया इसके लिए हो गया डी, ये हो गया कैपिटल डी। तो ये हो गया कैपिटल डी इंटू डी थीटा BC पाथ डिफरेंस की वैल्यू। और पाथ डिफरेंस की वैल्यू डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, मिनिमा के लिए होता है पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा, और फर्स्ट मिनिमा की अगर बात करें, फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो n इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1, और n इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा तो पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस यहाँ भी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है n लैम्डा। तो अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा में n की वैल्यू 1 प्लेस कर दी, ये हो गया लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया लैम्डा। यहाँ पर भी ये है पाथ डिफरेंस, ये भी है पाथ डिफरेंस, दोनों को इक्वेट करें, दोनों को इक्वेट करने के बाद लिखा जा सकता है d इंटू डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, या d थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है लैम्डा बाई डी। अगर सर्कुलर अपर्चर की बात करते हैं तो एक प्रैक्टिकल वैल्यू निकल के आती है फॉर सर्कुलर अपर्चर, ये रेक्टेंगुलर के लिए था। अगर सर्कुलर अपर्चर की बात करें तो सर्कुलर अपर्चर की अगर बात करें तो डी थीटा इज इक्वल टू होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। तो ये वैल्यू तो हम लोगों के पास ऑलरेडी थी लैम्डा बाई डी। सर्कुलर अपर्चर के लिए ये वैल्यू होती है 1 पॉइंट, यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्सपेरिमेंट के बाद आती है, इसकी वैल्यू 1.22 लैम्डा बाई डी, और यही है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और एक पॉइंट हम लोग और जानते हैं कि अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमें फाइंड करना हो तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, किसी भी
टेलीस्कोप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो कम से कम डिस्टेंस पे अगर बहुत कम सेपरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग कर देता है, मतलब जितना कम दूरी के ऑब्जेक्ट वो अलग कर लेगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के। तो लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब 1 बाई डी थीटा, या फिर अगर इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं 1 बाई डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 1 बाई डी थीटा की वैल्यू है 1.22 लेम्डा बाई डी, और इसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा डी बाई 1.22 लेम्डा। ये क्या हो गया, ये हो गया रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हमें मिल गया है। इसीलिए डायमीटर जो है सर्कुलर अपर्चर लार्ज लिया जाता है, किसके लिए, ताकि अधिक से अधिक रिजॉल्विंग पावर हो टेलीस्कोप का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो रिजॉल्विंग पावर है वो किसी भी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ यहाँ से। तो डायरेक्ट इसीलिए डायमीटर जो लिया जाता है टेलीस्कोप के लिए वो लिया जाता है अधिक से अधिक, ताकि उस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर अधिक से अधिक हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।